तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में, ठीक है। तो देख ही सकते हो आप, ये सारी चीजें हो गई थी। इसके आगे क्या है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके आगे इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो हेलो एल्केन हमने देखा कि हेलो एल्केन मतलब जब हम किसी पेरेंट हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाय द हाइड्रोजन, तो हमारे पास हेलो एल्केन मिलता है और हेलो एरीन मिलता है। लेकिन इसके आगे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया था। जैसे हमने पढ़ लिया था कि डिवाइडेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ CH बॉन्ड नेचर। फिर पढ़ लिया था हमने कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बेसिस पे हेलो एल्केन कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं, या एल्किल हाइड्राइड इसी का नाम है। तो अगर मान यहाँ पे क्या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन जो जैसे यहाँ पे क्या होता है हेलो एल्केन में कि वहाँ पे एक CH बॉन्ड पाया जाता है, और CH बॉन्ड में क्या है कि ये जो कार्बन एटम है, जो जिससे जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, इसका नेचर क्या है, यानी ये प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है कि टर्सरी कार्बन है, इसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइडेशन के बारे में देखते हैं, कैटेगराइजेशन। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इसके बेसिस पे करूँ कि कार्बन का नेचर क्या है, तो इसके तीन कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। एक होता है प्राइमरी हेलो एल्केन, दूसरा सेकेंडरी हेलो एल्केन, और तीसरा टर्सरी हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन। अगर मैं प्राइमरी हेलो एल्केन की एग्जांपल की बात करूं, प्राइमरी वाले का, तो प्राइमरी वाले का एग्जांपल आप ले सकते हो। इसमें सपोज दैट मेरे पास क्या है कि एथिल क्लोराइड है, क्या है, एथिल क्लोराइड। तो मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्लोराइड एटम है, क्लोरीन एटम है, हाइड्रोजन एटम जो है, तो इस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, और इस कार्बन का नेचर कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है। कैसा है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन है। या आप इसे बोल सकते हो कि यानी इस पूरे कंपाउंड क्या बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 1 डिग्री है, कैसा है, 1 डिग्री, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन। ये क्या है, प्राइमरी हेलो एल्केन का एग्जांपल है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कि सपोज दैट यहां से ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन देखो, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, और यह कार्बन कौन किस डिग्री का है, तो ये कार्बन है 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री का है, तो इसलिए कंपाउंड कैसा होगा, प्राइमरी हेलो एल्केन। देखो अब तो पहचानना तो आपको आता ही है, ये तो GOC मैंने बता दिया था कि कौन सा कार्बन किस नेचर का होगा, कौन सा कार्बन प्राइमरी नेचर का होगा, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी। अगर ये देखो 1 डिग्री कार्बन तब कहलाता है कि जब वह कार्बन केवल किसी कार्बन से केवल एक बार, यानी 1 टाइम्स, ठीक है, कितनी बार, केवल एक कार्बन से अटैच हो, तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा हूँ कि ये जो कार्बन है, एक कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन, इस कार्बन को छोड़ ही दो, कितने अदर कार्बन से, तो यहाँ पे इधर से जुड़ा है CH3, यानी एक केवल कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। 1 केवल कार्बन से जुड़ा है ना, या कार्बन केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन। ऐसे ही देखो, ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, यानी एक कार्बन केवल कार्बन अदर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री आपका कार्बन हो गया, इसलिए पूरे कंपाउंड क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं, इसे ये वाला आपको
CH2 X। तो ये वाला देखो, ये वाला कार्बन किस नेचर का है, तो 1 डिग्री नेचर का, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन यानी एक कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, इसके क्या पे भी प्राइमरी हेलोएल्केन का एग्जांपल है। और सेकेंडरी की बात करूंगा तो ऐसे अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 डिग्री का हो, जैसे सपोज है यहाँ से अगर मैं इस चीज को लगा देता हूँ, तो यहाँ पे जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, एक कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा है, तो देखो इधर एक और इधर एक, यानी यह कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या कैसा है 2 डिग्री का, यानी जो पूरा कंपाउंड होगा क्या कहलाएगा 2 डिग्री सेकेंडरी हेलोएल्केन कहलाएगा। ठीक है, और आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसे आइसोप्रोपिल क्लोराइड ले लो, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो आप ये क्या देख रहे हो, एक कार्बन किस नेचर का है, तो 2 डिग्री नेचर का, क्यों, क्योंकि एक बार इधर से जुड़ा, एक बार इधर से, 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या है 2 डिग्री हेलोएल्केन कहलाता है। टर्सरी में क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 डिग्री नेचर का हो, क्या है 3 डिग्री नेचर का, यानी एग्जांपल ले सकते हो ऐसे कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन से अटैच है, एक वाला कार्बन, ये वाला कार्बन किस नेचर का 3 डिग्री, क्यों, क्योंकि 1 2 3 का अदर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या है, कैसा एग्जांपल है टर्सरी हाइड्रोएल्केन का ये एग्जांपल है। तो जल्दी से इसको नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ, अब देखिए, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अगर कोई हेलोएल्केन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा हेलोएल्केन है, मतलब प्राइमरी हेलोएल्केन है कि सेकेंडरी टर्सरी, तो आप आसानी से समझ सकते हो, उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस हमको ये देखना है कि जो हाइड्रोजन एटम है वह हाइड्रोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वह कार्बन का नेचर कैसा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नॉमेनक्लेचर का, क्योंकि देखो किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो जो कंपाउंड पहचाना जाता है, जो आइडेंटिफाइड किया जाता है, जिसे लोग पूरी दुनिया जानती है, किसी कंपाउंड को उसके नाम से ही जानती है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूँगा, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आप मैं पहले ही बताया था कि जैसे किसी कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे हम लोग होते हैं, तो हम लोगों का 2 नाम होता है, एक घर का नाम होता है, ठीक है, और एक क्या होता है स्कूल का नाम होता है। वैसे ही किसी कंपाउंड का 2 नेम होते हैं, कौन कौन से, एक कॉमन नेम और एक आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, तो हम यहाँ पे दोनों देखने वाले हैं। पहला बात करेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम की बात करूँगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम की मैं बात करूँगा, तो कॉमन नेम कैसे किसी हेलोएल्केन का करते हैं, तो कॉमन नेम करने के लिए से आप इसका जो कॉमन नेम किसी भी हेलोएल्केन का कॉमन जो नेम होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। क्या, एल्किल हैलाइड। एल्किल क्या होता है, एल्किल ग्रुप, देखो कोई भी अगर हेलोएल्केन है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका एल्किल पार्ट होता है, इसे मान लो RX, ठीक है, और ये जनरल फार्मूला ऑफ हेलोएल्केन तो यही होता है। R क्या होता है, यहाँ पे एल्किल होता है, और S क्या होता है, हाइड्राइड होता है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्किल हाइड्राइड। तो यानी पहले आपको एल्किल का नाम लिखना है, एल्किल पार्ट वाले का, फिर हाइड्राइड का नाम लिख देना। जैसे सपोज दैट ये वाला आपको हमारे पास एग्जांपल है, तो इसका क्या नाम होगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे ये जो वाला जो पार्ट है एल्किल पार्ट, इसका क्या नाम है, मेथाइल, मेथाइल, मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से मान लो कि इस तरीके का कंपाउंड है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसमें देखो 2 पार्ट है, ये वाला एल्किल पार्ट और ये वाला हैलाइड पार्ट। तो एल्किल इसका क्या नाम है, एथाइल,
एथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से मान लो कि अगर सपोज दैट आप इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम कैसे हो सकता है, देखो ये वाला पार्ट क्या है आपका एल्किल पार्ट है, क्या पार्ट है आपका हाइलाइट वाला पार्ट है। इस ग्रुप का क्या नाम है, इस एल्किल ग्रुप का क्या नाम है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये यार सिंपल। अगर मान लो कि जैसे सपोज दैट आपका ऐसा हो गया तो क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसमें देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट का क्या नाम है, यदि एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या इसका नाम है नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से किसी भी आप हाइड्रोजन का कॉमन नेम के कॉमन सिस्टम के हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। मैं एक दो एग्जांपल और देख लेता हूँ, तब तक ये जो भी जो बताया है, ठीक है, ये सारी चीज़ आप नोट कर सकते हो। हो गया, देखो इसका और एक नाम हो सकता है, जो इस वाले पार्ट को आप बोल सकते हो टर्सरी ब्यूटिल। देखो 3 डिग्री का है ना, 3 डिग्री, इसलिए इसका क्या नाम है टर्सरी, इसका एक और नाम है टर्सरी, टर्सरी। 4 कार्बन इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन में ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया, ओके। कॉमन नेम हमारा हो गया, तो कॉमन नेम के बेसिस पे कैसे करोगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, पहले एल्किल का पार्ट, एल्किल पार्ट का नाम लिखना है, उसके बाद हैलाइड वाले पार्ट का नाम लिख देना उसके आगे, तो ये नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं आईपीएससी में, आईपीएससी में, ठीक है, जो आईपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, जो पूरे इंटरनेशनली काम करता है, तो इसके क्या मतलब, इसके बेसिस पे कैसे हम किसी हेलो एल्किन का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आप जानते हो किसी भी कंपाउंड का जब हम आईपीएससी सिस्टम के हिसाब से नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या, एक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और दूसरा वर्ड रूट, और फिर आपका सफिक्स। तो ये सारी चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रीफिक्स माने जो पहले आता है, वर्ड रूट का मतलब जो आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नोमेनक्लेचर, और फिर सफिक्स में मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके सफिक्स, उसके लिए कुछ सफिक्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूं कि ये सपोज दैट मेरे पास, मैं सीधे डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास मान लो कि अभी जानते हो प्रीफिक्स कब लगता है, प्रीफिक्स तब लगता है जब कहीं पे कार्बन चेन से साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या जुड़ा हो, कोई हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ग्रुप और एल्किल ग्रुप अटैच हो, तो उसके लिए क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है। तो अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा एग्जांपल है ना, ऐसा ऐसा ये वाला, ठीक है। अब इसका आपको नोमेनक्लेचर आईपीएससी सिस्टम के हिसाब से करना है। तो देखो 3 चीजें हमको रिक्वायरमेंट है, एक प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो क्या करते हैं हम कि प्रीफिक्स में देखो यहाँ पे प्रीफिक्स कब आता है, यहाँ पे जब कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन से कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हाइड्रोजन एटम यानी X या एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे क्या वहां पे फिर प्रीफिक्स लगता है। तो पहले देखो, पहले प्रीफिक्स से यूज होता है, उसके बाद वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम है, तो इसका क्या नाम होगा, पहले प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स में क्या लिखेगा आप, देखो तो क्या नाम है, क्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो। आईपीएससी में
जो सजेस्ट किया है क्लोरीन, अगर क्लोरीन कहीं पे आपका ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है हेलोजन वाला पार्ट, तो इसका नाम है क्लोरो और इसका क्या नाम है, एक कार्बन है, वन कार्बन से इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या बनता है, मीथेन बनता है ना, मीथेन। तो इसका नाम सफिक्स है, बाद में नहीं कुछ, तो यहाँ पे कुछ हटाने की सकता नहीं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्या नाम होगा, देखो यहाँ पे ये है आपका हाइलाइट वाला पार्ट है, ठीक है, हाइलाइट, तो यहाँ पे साइड ए प्रीफिक्स के रूप में आएगा, तो क्या आएगा क्लोरो, और दो कार्बन है तो 1 2 कार्बन से पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या बनता है आपका इथेन, तो क्या हो जाएगा क्लोरोइथेन, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही है। अगर सपोज दैट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ऐसा लेता हूँ, इस टाइप का एग्जांपल। अब इसका क्या नाम होगा, आईपीसी सिस्टम के हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर कैसे पड़ेगा, तो हमको ये देखना, देखो सबसे पहले तो हम एक कार्बन चेन चूज करने वाले हैं, तो कार्बन चेन हम चूज करेंगे तो कौन सा कार्बन चेन चूज करें, यहीं से ये वाला 1 2 3, यानी ये वाला जो तीनों कार्बन है इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम कार्बन चेन के रूप में काउंट करने वाले हैं। लेकिन चलो हमको चेन तो मिल गया, ये वाला चेन मिल गया कार्बन चेन, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग आप जानते हो कि नंबरिंग वहां से किया जाता है जहां से क्या हो कि जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उनका जो नंबरिंग हो लीस्ट हो, क्या हो लीस्ट हो, वो कम से कम नंबर पाए। तो नंबरिंग आप चाहे इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, ये हर दोनों केस में क्या होता है, क्लोरीन इसी पोजीशन पे आएगा, दूसरे पोजीशन पे, तो मान लो मैं इधर से जा रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, तो देखो 2 पोजीशन पे क्लोरो है, क्या है क्लोरीन है, तो इसका क्या नाम बनेगा, प्रीफिक्स हमको यूज करना है, तो 2 पोजीशन पे तो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन 2 क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन से इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन बनता है, 3 क्लोरो प्रोपेन। ये चीजें आपको हो सकती हैं। ऐसे मान लो कि ठीक है, आप ये जानते हो कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख सकते हैं, मिथाइल का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन हम लोग यमी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अच्छा मैं इसको लिख ही देता हूँ थोड़ा, क्या लिख करते हैं अभी, ठीक है। अब हमको एक कार्बन चेन चूज करना है जो मैक्सिमम लेंथ का हो, कैसे चूज करोगे, देखो अगर मान लो कि मैं इधर से ये मतलब कोई भी इधर से मैं इसको लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ, ऐसे, तो कितने कितने बने, कितने कार्बन का चेन बना, तो 1 2 3 का। आप सीधे सीधे लेते हो, ऐसे लेते हो, तो भी 3 कार्बन चेन का बनेगा, यानी दोनों सिचुएशन में क्या होने वाले हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मान लो मैं इधर से चूज करता हूँ 1 2 और 3, तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे बनेगा, इसका नोमेनक्लेचर ऐसे बनेगा कि देखो 2 पोजीशन पे क्या है, मेथिल भी है, और 2 पोजीशन पे क्लोरो भी है, देखो मेथिल और क्लोरो। अब बात ये आ जाती है कि जब दोनों जब साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यानी प्रीफिक्स के रूप में यूज होने वाले हैं मेथाइल और क्लोरो, तो दिक्कत इस बात का कि किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, ठीक है। तो पहले किसको लिखोगे, जिसका अल्फाबेट में जिस फर्स्ट लेटर जो है ना, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, वो जो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, तो यम पहले आता है कि सी आता है, तो सी आता है तो इसका मतलब क्लोरो वाला पहले लिखा जाएगा, यानी 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और कितने का बना एक चेन, तो 3 का मतलब प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरीके का इसका आईपीसी सिस्टम कह रहा है। ऐसे मान लो कि सपोज दैट आप ऐसा कोई आपके पास है, इसका आईपीसी नाम क्या होगा, इसका आईपीसी नाम कैसे होगा, तो 1 2, तो 1 और दूसरे पोजीशन पे भी है, तो 1 2 1 2 डाई, 2 बार आया है ना क्लोरीन, तो डाई लगेगा, 1 2 यानी 1 पोजीशन पे भी अटैच है, 2 पोजीशन पे भी है, तो डाई है, मतलब 2 बार है, डाई क्लोरो इथेन, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको लिखना हो
ऐसे मान लो कि इसका क्या नॉमेनक्लेचर होगा, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? देखो हमको एक कार्बन चेन चूज करना है जिसका क्या हो कि लेंथ जो हो सब मैक्सिमम हो। तो मान लो कि मैं इधर से चूज करता तो 1 2 3 4 5 इधर नहीं जा सकते क्योंकि 4 ही बच जाएगा, तो 5 कार्बन का चेन इधर मिला आपको। अगर मान लो मैं इधर से चूज करता तो 1 2 3 4 5 देख रहे हो 3 पोजीशन पे दोनों ही सिचुएशन में 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, साइड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और साइड सब्स्टिट्यूएंट यही लिस्ट नंबर दे सकते हैं आप, तो आप कोई भी चीज कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप करोगे सपोज दैट, ठीक है, इस तरीके का, तो कैसे बनेगा, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, क्लोरो पहला है क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है, तो क्लोरो, समझ रहे हो ना, क्लोरो 3 मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है, नोट करो इसे। हो गया, ओके। थोड़ा सा और देखते हैं, बस एक लास्ट एग्जांपल एलपीसी सिस्टम को देख लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल हमारा ये है कि मान लो कि ऐसा कोई है सिस्टम हमारे पास, ठीक, ऐसा कोई सिस्टम है। अब इसका नॉमेनक्लेचर हमको करना है, तो कैसे करोगे? आप एक काम कर लो, आप जब देखो 3 चीजें आप जानते हो, किसी जब सिस्टम के हिसाब से आप किसी का नॉमेनक्लेचर करते हो तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी है, प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो सबसे पहले आपको एक कार्बन चेन चूज करो जो मैक्सिमम लेंथ का हो। तो कौन सा चूज करने वाले हो? अगर मान लो मैं इधर से करता हूँ तो 1 2 3 ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये 3 कार्बन चेन का होगा। अगर मैं इधर से चूज करता हूँ तो भी 3 कार्बन का होगा। यानी किसी भी तरीके से आप कर लो, जो चेन मिलने वाली है और 3 कार्बन की मिलने वाली है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर 3 कार्बन की मिल रही है तो हम, दिक्कत इस बात का है ना कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। अगर मान लो मैं इधर वाला चूज करता हूँ, नंबरिंग मैं किधर करूँ? अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 पोजीशन पे क्या है आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट है, यानी इस वाली साइड सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलेगा, दूसरी पोजीशन पे है। अगर सपोज मैं इधर से करता हूँ तो 2 3, तो दूसरे वाले पोजीशन पे क्या है कि ए साइड सब्स्टिट्यूएंट और तीसरे पोजीशन पे है, 2 और 3 पे साइड सब्स्टिट्यूएंट है, और पहले वाले केस में क्या था 1 और 2 पोजीशन पे। तो लिस्ट नंबर कौन है? देखो लिस्ट नंबर तो यही वाला है, तो हम ऐसा करेंगे कि ये वाला सिचुएशन बने। तो ऐसा कैसे करोगे? ऐसा 1 2 3, ये सही है। अब क्या करोगे? 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल और आपका 3 कार्बन का चेन है ना, तो प्रोपेन, ये बढ़िया है, ठीक है, हो गया, ओके। अब थोड़ा सा देखते हैं ना कि हैलोएल्केन में आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म, अगर मैं बात करूंगा आइसोमेरिज्म की, तो देखिए हैलोएल्केन किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म तो आपने जीओसी में पढ़ चुके हैं आप लोग। आइसोमेरिज्म में क्या था कि आइसोमेरिज्म को एग्जांपल में बोल रहा हूँ। डिफिनीशन तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि द फिनोमेना ड्यू टू विच कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस जो फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि कंपाउंड जो होते हैं वह सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है।
और जो कंपाउंड ऐसा शो करते हैं, यानी द कंपाउंड विच शो आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, वो जो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो ये चीजें तो हमने बहुत डीपली पढ़ लिया था, ठीक है, वहां पे लेवल पे लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे इस चीज को मैं डिफाइन तो नहीं करने वाला हूँ, बस एक हल्का सा मैंने रिव्यू दे दिया, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म, तो हम देखते हैं कि हेलो एल्केन में किस किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे शो कर सकता है हेलो एल्केन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपका हेलो एल्केन इन आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन में हम आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि चेन आइसोमेरिज्म। क्या? चेन आइसोमेरिज्म, ऐसा आइसोमेरिज्म, देखो मैं पहले बताया कि आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ऐसा चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो which are differ due to different कार्बन चेन। डिफरेंट कार्बन चेन में डिफरेंट कार्बन चेन होने के कारण जो आइसोमेरिज्म डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। से एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा है ब्यूटिल क्लोराइड है मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का। अब हो गया, चार कार्बन से जुड़ा है कोई आपका क्लोराइड, मतलब क्लोरीन एटम जुड़ा है हाइड्रोजन के रूप में, एक ही हो गया। अब इसी का मैं आइसोमर अगर ढूंढूं, चेन आइसोमर, तो कैसे बन सकता है इसका? ऐसे बन सकता है, देखो इसकी जो चेन होगी कितनी, जो कार्बन चेन है ना, एक कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 4 की, 1 2 3, यानी जो कार्बन चेन की लेंथ है कितनी है? 4। अब चेन, देखो चेन में ही चेंजिंग आ जाएगी, कैसे? ऐसे भी लिख सकते हो ना इस चीज को, देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों सेम है। इसमें भी 4 कार्बन एटम और इसमें भी 4 कार्बन एटम, हाइड्रोजन भी इक्वल ही है। अब इसको थोड़ा अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो चेन बनी कितने कार्बन की बनी? 3 कार्बन की, और यहाँ पे 4 कार्बन की। तो यहाँ पे क्या है कि देखो रहे हो कि यहाँ पे जो चेन है ना, ये चेन, इसका नाम कुछ और होगा और इसका नाम नेचर कुछ और होगा। तो यहाँ पे दोनों तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रख रहा है, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे दो चेन में ही चेंजिंग आ रही है, यहाँ पे 4 कार्बन चेन की था और यहाँ पे 3 कार्बन चेन का। तो ये जो दोनों है एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, या इसका ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे भी जरा और भी बन सकता है, इधर देखो, अब देखो कि देखो अब क्या है, इसका इस टाइप का भी कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। इन तीनों का, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तीनों का सेम है। अगर आप चेन की बात करोगे तो कितने कार्बन चेन की? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका नाम जब एलपीसी नाम रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? नहीं, इसको रहने दो, इसको छोड़ो, ठीक है, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं था, ठीक है, इसलिए। तो ये दोनों जो है क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर कहलाएंगे, चेन आइसोमर, क्योंकि इनमें चेन में डिफरेंस होने के कारण आइसोमेरिज्म डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे यानी जो हेलो एल्केन होते हैं, अगर वो 4 कार्बन की चेन रखते हैं, 4 कार्बन की चेन रखते हैं, तो कैसा शो करने वाले हैं? वो चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। कैसा शो करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखो, those structural isomerism which are developed due to different position of
सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, यानी जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन में, वो हाइड्रोजन एटम का पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा आइसोमर जो क्या होते हैं, जिनमें क्या डिफरेंस होता है कि वहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है। इसमें चीज़ों को थोड़ा सा क्या करता हूँ कि यहाँ पे से मान लो कि क्या है हमारे पास, यही फिर से मैं लेता हूँ 4 कार्बन का, 4 कार्बन का मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एक 1 पोजीशन पे है क्लोरीन का, कहाँ पे जो क्लोरीन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। अब मैं इसी चीज को क्या करता हूँ कि क्या करता है कि इसको मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3 कार्बन का ही चल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बन नहीं रहा था, तो इसलिए देखो मान लो एक कंपाउंड है, इसका मतलब क्या होगा, 3 कार्बन तो C3, 3 2 5 2 5 2 7 ये 7 और इसका मतलब फार्मूला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन था और यहाँ पर भी 3 कार्बन का ही चेन बनेगा। कितने कार्बन का, 1 2 3, तो यहाँ पर भी करोगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन की चेन इधर भी, 3 कार्बन की चेन इधर। लेकिन अंतर इस बात का है कि जो हाइड्रोजन एटम 1 पोजीशन पे जुड़ा था, इस बार कितने पोजीशन पे है, तो 2 पोजीशन पे, यानी पे पोजीशन में हाइड्रोजन एटम की पोजीशन में चेंजिंग आ जा रही है, यानी ये दोनों आइसोमर कैसे कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यानी जो हेलोएल्केन होता है वह क्या शो करता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं हो चुका है नोट। चलो तो अगला जो हमारा आइसोमेरिज्म है वह हेलोएल्केन पोजिशनल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जानते हो आप क्या होता है, क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? देखो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड जो आइसोमर होते हैं वह क्या करते हैं, जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, ठीक है, उसके प्लेन को एक आइसोमर क्या करता है, क्लॉकवाइज घुमा देता है, दूसरा क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। यानी यहाँ पे क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति, ठीक है, टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिहेवियर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आर डिफरेंट। यानी वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन है ना, वो आइसोमर क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं। ये तो हमने पहले भी बताया था, ठीक है, ये तो सारी चीजें हो ही चुकी है 11th में, बहुत अच्छे से हो चुकी हैं। जैसे मैं अब जानता हूँ कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब वहां पे क्या हो कि उस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट हो, ठीक है, क्या हो, कम से कम एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जिसमें क्या हो, चारों आल फोर ग्रुप आर डिफरेंट। जो चारों ग्रुप हो ना, क्या होते हैं, डिफरेंट होने चाहिए। सपोज दैट मान लो कि मेरे पास एक ऐसा हेलोएल्केन है इस टाइप का, इधर मान लो मेथिल है, इधर एथिल है, इधर क्या है, ब्रोमीन है, उधर क्लोरीन है। अब देखने वाली बात है तो है क्या है, ये है आपका हेलोएल्केन है, ठीक है, लेकिन दिक्कत इस बात का कि यहाँ पे देखो कि इस बार केस में क्या हुआ कि ये जो कार्बन सेंटर है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, कायरल सेंटर है। क्या है, कायरल सेंटर। क्यों है, क्योंकि देखो ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये
एथिल है, ये मेथिल है, तो चारों जो ग्रुप है ना वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। यानी ये जो हेलोएल्केन है, ये जब इस पे क्या डाला जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या डाला जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसा लाइट इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो वाइब्रेट करता है, वह किसी केवल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है? अगर आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, जो लाइट है, लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, केवल क्या करेगा? एक प्लेन में वाइब्रेट करने वाला है। तो अगर इसको आप इस तरीके से करोगे तो ऐसा हो सकता है कि दो केसेस बन सकते हैं कि ये जो लाइट प्लेन लाइट का वर्टिकली जो वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा था, जो लाइट थी, देखो लाइट में दो चीजें होती है, ये तो चीज आप पढ़ ही चुके हो। क्या? जो एक होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप तो पढ़ चुके हो इस चीज को, मैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो क्या होगा? ये तीनों ही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों क्या कर, और ये क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब जो रेडिएशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा, उसकी जो चलने की दिशा होगी रेडिएशन का, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे से कैसा एंगल बनाएंगे? 90 का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग किसी डायरेक्शन में, देखो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अलग ये अपना अलग प्लेन में प्रोपोगेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और ये क्या है? डायरेक्शन प्रोपोगेशन है। लेकिन जब किसी आप निकोल प्रिज्म, ठीक है, ऐसा प्रिज्म होता है जहाँ पे क्या होता है कि अगर उसको हम निकोल प्रिज्म पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम रेडिएशन, जैसे मान लो कि आप कोई क्या कर रहे हो कि लाइट से, मान लो कि आप सपोज दैट दीपक जला दिए, क्या दिए जला दिए? कैंडल जला दिए। तो कैंडल से जो प्रकाश निकल रही है, क्या लाइट जो निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। या आप कोई मान लो कि हीलियम लैंप, सॉरी सोडियम लैंप हो गया, मरकरी लैंप हो गया, तो जो लैंप से जो लाइट निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकलती है, वह क्या होती है? नॉन पोलराइज्ड लाइट होती है। यानी वहां पे जो ऐसे होता है कि आपका, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड और किसी डायरेक्शन में है, यानी वहां पे जो वाइब्रेशन हो रही है वो डिफरेंट देखो चारों दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में क्या हो रही है कि यहाँ पे कोई डिफरेंट प्लेन नहीं है जिसमें क्या होता है? वाइब्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे जाते क्यों इस चीज को बता रहा हूँ, अब तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ये क्या शो करने वाला है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस चीज को मैं फिर कभी बता दूंगा। ठीक है, एक चीज आप बता चुके, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने लगा ना तो एक लंबा सा समय लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भाई जो 11th नहीं पढ़ पाए सही से, तो फिर उसके लिए क्या ही किया जाए, फिर कभी पूछ लेना। ठीक है, अभी मैं इस चीज को नहीं बता सकता। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि यह जो आपका कंपाउंड है ना, ये कभी डेस्टोरोटेटरी शो करेगा, ठीक है, और कभी क्या करेगा? एंड लियोरेटरी, डेस्टोरोटेटरी और लियोरेटरी। ठीक है, कभी क्या होगा कि डेस्टो का मतलब जो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घुमा देता है तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा? डी फॉर्म में। अगर यह मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो क्या बोलते हैं? यह क्या बोलते हैं? उसे लियोरेटरी बोलते हैं। तो ऐसा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर इसमें देखो एक काइरल सेंटर है, इसलिए क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी हेलो एल्केन क्या करते हैं? ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इस
आइसोमरिज्म पे इसलिए नहीं फोकस किया क्योंकि ये जो चीज़ें है ना, ये स्टीरियो आइसोमर में आप लोग अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं थोड़ा सा क्या कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक दो देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि समय तो होता चला जा रहा है। तो मैं बात करूं अगर मेथड ऑफ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को आप कैसे जनरली बनाओगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कैसे बनाओगे हेलो एल्केन की। देखो अगर मैं बात करूं पहला आपका मेथड ऐसा हो सकता है, कैसे बनाओगे आप, देखो डिफरेंट कंपाउंड से आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को कर रहे हो तो सबसे पहले मैं कौन सा लेता हूँ, किससे आप बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि आपका किसी, आप क्या करते हो कि किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं हेलो एल्केन का। कैसे बनाओगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको कोई कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, कैटलिस्ट, या आप कैटलिस्ट आपके पास नहीं है तो आप सनलाइट के वजह में क्या कर रहे हो, हेलोजन के साथ में आपको कोई रिएक्शन कराना पड़ेगा। सपोज दैट कि मैं मान लेता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, जैसे मान लो कि आपका मीथेन हो गया, क्या होगा मीथेन। अगर मीथेन का मैं क्या करता हूँ, मीथेन को मैं क्या करता हूँ, मीथेन का रिएक्शन मैं किसके साथ कराने वाला हूँ, क्लोरीन के साथ में मतलब करा देता हूँ, किसके साथ में, यानी हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन लिया क्लोरीन, और इसकी मैं रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के, सॉरी सनलाइट के वजह में मैंने क्या किया, रिएक्शन करा दिया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या होने वाला है, हेलो एल्केन प्राप्त होने वाला है, वो भी एक नहीं हेलो एल्केन प्राप्त होगा, मल्टीपल हेलो एल्केन प्राप्त होगा, ठीक है। यही थोड़ी सी इसमें खामियां रहती है इस रिएक्शन में, ठीक है, कि हम जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बनता है आपका, वो प्रोडक्ट आपको बनेगा हेलो एल्केन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बनते हैं, क्या बनते हैं, मल्टीपल हेलो एल्केन बनते हैं। तो जैसे मान लो कि ऐसा भी बन सकता है, मल्टीपल में कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए क्लोरीन से, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है, या ऐसा भी बन सकता है, हो सकता है कि एक और डिस्प्लेस हो जाए, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं आपके, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए बाय द क्लोरीन, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाए, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, तो ऐसा भी आपको सिचुएशन मिल सकता है, ऐसा भी हेलो एल्केन मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों क्या हो जाए, ठीक है, चारों के चारों डिस्प्लेस हो जाए, ऐसा भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हेलो एल्केन तो है लेकिन वो मल्टीपल हेलो एल्केन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक होता है इस रिएक्शन का, प्रोडक्ट तो देता है लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक नहीं कई सारे हेलो एल्केन बन जाते हैं, ठीक है। और इसको हम अगर सेपरेट करने की बात करें तो ये मिक्सर बन गया, क्या, मिक्सर ऑफ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना ना वो मिक्सर ऑफ हेलो एल्केन, यानी एक हेलो एल्केन नहीं है, मिक्सर ऑफ हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, ठीक है, मिक्सर ऑफ हेलो एल्केन। अब बात कर रहा हूँ कि मैं किसी इस मिक्सर में से मैं किसी एक पर्टिकुलर हेलो एल्केन को सेपरेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे, तो देखो अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है, मिक्सर ऑफ हेलो एल्केन, अगर आप सेपरेशन की देखो एक पर्टिकुलर हेलो एल्केन, किसी पर्टिकुलर मतलब ये वाला कोई भी आप पर्टिकुलर आप हेलो एल्केन को सेपरेट करना चाहते हो तो ए पर्टिकुलर हेलो एल्केन कैन बी सेपरेटेड
सेपरेटेड फ्रॉम क्या हो सकता है आपका, ए पर्टिकुलर हेलो एल्केन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो मिक्सर है ना, इस मिक्सर से हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर हेलो एल्केन को अलग सेपरेट कर सकते हो जो आप चाहते हो। होता क्या है कि जो देखो जिस भी कंटेनर में आप क्या कर रहे हो कि ऐसा एक बार रिएक्शन को आप करवा रहे हो तो ठीक है, तो उस कंटेनर में ये सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। इस कंटेनर में मान लो कि हमारा कंटेनर है और इसमें क्या होगा, मतलब कोई ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है आपका कोई ट्यूब है। अब इसमें बहुत सारे मिक्सर पड़े हुए हैं, आप जब इसको क्या करोगे कि हीट करोगे, क्या करोगे हीट करोगे, तो जिसका आप जानते हो, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है, ये चीज आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा यानी ये जल्दी से क्या होगा वेपराइज नहीं होगा। तो जिसका सबसे कम होगा वो सबसे जल्दी वेपराइज हो जाएगा, ये वाला जल्दी वेपराइज हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले जब हीट करना आप स्टार्ट करोगे, जब उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचेगा, मिनिमम पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ये वाला आपका जो आपका मिथिल क्लोराइड है वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा जब पूरा वेपराइज हो जाएगा फिर और ज़्यादा आप हीट करोगे तो ये वाला भी वेपराइज होगा, फिर ये वाला वेपराइज होगा, फिर ये वाला वेपराइज हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे करके एक एक करके सारे जितने भी हेलो एल्केन है सबके सब धीरे धीरे वेपराइज हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं, हाँ इस चीज को मैं थोड़ा इस जो ड्रॉबैक है ना, इसके ड्रॉबैक को हम कैसे कम कर सकते हैं इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉबैक को कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, तो जो हमने अभी पढ़ा है कि एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हम क्या कर रहे थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करवा रहे थे, तो जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा था, जैसे मान लो कि मैंने यही कर रहा था, मैं मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन का हम क्या कर रहे हैं, किसी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, मीथेन का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या सनलाइट, तो हमको यहाँ पे मिक्सर मिल रहा था, मिक्सर ऑफ हेलो एल्केन का मिक्सर मिल रहा था, हेलो एल्केन, और जिसको हम क्या कर रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से इसको सेपरेट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं इस चीज की बात करूं कि कैसे चीजों को आप थोड़ा क्या करते हो, तो इस रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन को कैसे आप किसी पर्टिकुलर जो आप चाहते हो हेलो एल्केन वही पर केवल बने और बाकी ना बने, तो कैसे आप बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, जैसे मान लो कि जो मैंने मीथेन लिया, क्या लिया मीथेन, अब मान लो कि मीथेन एक्सेस में आपने लिया, क्या लिया एक्सेस में, और फिर वही रिएक्शन आपने कराया कि क्लोरीन के साथ में कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दिक्कत इस बात की है कि देखो इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके मॉलिक्यूल, और इसके मॉलिक्यूल कम है। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, केवल एक हाइड्रोजन, मुश्किल से एक हाइड्रोजन केवल क्या हो पाएगा, रिप्लेस हो पाएगा, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि आपको मेथिल क्लोराइड मिलने वाला है एज ए प्रोडक्ट, ठीक है, केवल एक मुश्किल से, क्योंकि एक्सेस में एक लेस मात्रा में है, लेस क्वांटिटी में है, तो इसकी जब लेस क्वांटिटी है तो ये वाला जो सारे के तो कर नहीं पाएगा, ठीक है, इसका और इसके हजारों लाख करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो मुश्किल से क्या होगा यहाँ पे कि इसे कम मॉलिक्यूल है, तो कम मॉलिक्यूल है तो मुश्किल से एक ही हाइड्रोजन इसका क्या हो पाएगा, डिस्प्लेस हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि आप किसी या तो इसको आप इसको एक्सेस में ले लोगे। सपोज आपने मैंने क्या कहा कि मान लो कि आप क्या करके लेते हो, अब मान लो क्लोरीन को आपने एक्सेस में ले लिया, क्या ले लिया एक्सेस में, और इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सारे के सारे हाइड्रोजन ये वाला एक्सेस है ना, तो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है।
कि डिस्प्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाइट, तो इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। अब सपोज दैट मान लो कि मिथिल क्लोराइड है, मीथेन है। अब मीथेन को क्या कर रहे हो कि आप सपोज दैट इसका जो इसके 2 और इसका 1, ठीक है, यानी 2:1 रेशियो में ले रहे हो, 2:1 रेशियो, यानी इसकी क्या है, इसकी क्वांटिटी 2 गुना है देन इसके, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको अगर मैं बात करूँ, देखो 2 है तो इसके 2 मॉलिक्यूल है, क्या है, मीथेन के 2 मॉलिक्यूल है और इसके इक्विवेलेंट 1 मॉलिक्यूल है। तो मान लो कि ऐसा बनेगा कुछ सिस्टम, मान लो कि ऐसा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो Cl2 क्या होता है, जब Cl2 क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल में डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल में। इस तरीके से जो बॉन्ड है ना, जब ये लाइट पड़ेगी, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये Cl2 मॉलिक्यूल इस लाइट को यानी फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो तेजी से वाइब्रेट करने लगेगी, और तेजी से वाइब्रेट करने पर क्या होगा, होमोलिसिस फिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरीन रेडिकल, और क्लोरीन रेडिकल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला, मान लो कि वाला क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि क्या नाम है, ये वाला इसको भी डिस्प्लेस कर दे, या अगर नहीं कर पाया तो क्या हो सकता है कि आपको ये वाला कर दे, यानी प्राइमरी या सेकेंडरी बनने के दोनों के चांसेस हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी बोला, सॉरी, मोनो हेलो एल्केन के बनने के भी चांसेस है और डाई हेलो एल्केन बनने के भी चांसेस है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय, हाँ ये चीज प्रोसीड, अभी मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल, तो मैकेनिज्म तो मैं इसको फिर अगले नेक्स्ट अपने लेक्चर में देख लूंगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। ये चीजें हम यहाँ तक कर देते हैं। कैसे हम प्राप्त करेंगे, मतलब कैसे ऑब्टेन करेंगे किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन, इस चीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बाकी जो इसका मैकेनिज्म है, जो फ्री रेडिकल के वाया जाता है, इसकी मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो देख लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म। बाकी चीजें कल मिलते हैं।